Good morning, students. Let's start our topic, the different ways of living. The another name of this chapter, the Vedic period. The time period of this to 600 BC. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, in previous chapter we discussed about that the decline of Harappa civilization is about 3900 years ago. हड़प्पा सभ्यता के डेक्लाइन के बाद इंडिया में जो आर्य पीपल्स थे उनका आना स्टार्ट हो गया था और आर्यन के इंडिया में आगमन से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कम्प्लीटली रूप से डेक्लाइन हो गई थी। और इसी पेड़ को, उसी समय को और इस सब की जानकारी हमें जो रिटन वेदास हैं उनके द्वारा हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है और उसी समय को वैदिक एज के नाम से या वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट हु आर आर्यंस। आर्यंस आर द tribal people that they do herding, farming, and they move one place to another place many times. Okay, they come India from mid of Asia. ये मिड एशिया से हमारे इंडिया में आए थे। ओके, तो इस तरीके से जिस प्रकार से आर्यंस पीपल हमारे कंट्री में आए, तो इनका मेन रीजन हो सकता है कि ये पशुओं के लिए चारागाहों की तलाश में हमारे इंडिया तक, यहाँ तक आए हों। इसके अदर रीजन्स भी हो सकते हैं। तो इन्हें जब ये इंडिया में आए थे इनको इंडियन आर्यंस कहा गया। अब धीरे धीरे अगर हम इसको देखें तो जो वैदिक एज है, वैदिक कल्चर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर। अब ये वैदिक लिटरेचर है, इससे हमें मच नॉलेज होती है। आर्यंस ड्राइव्ड फ्रॉम द वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर से हमें आर्यंस के बारे में, जो इंडिया में मिड एशिया से आए थे, उनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन हमें वैदिक लिटरेचर से मिलती है। अब ये वेदास क्या है? व्हाट इज वेदास? वेदास word comes from a word which means knowledge. Okay, there are four Vedas. There are four Vedas. सबसे ओल्डेस्ट वेदा है वो है ऋग्वेदा, और उसके बाद है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेदा। ऋग्वेद हैज 128 हाइमन्स। इसमें 128 हाइमन्स लिखे गए हैं ऋग्वेदा में। और ये जो हाइमन्स हैं ये किसके बारे में लिखे गए हैं? जो गॉड गॉडेसेस हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रेज में लिखे गए हैं ऋग्वेद में लिखे हुए। तो सामवेद में क्या है? सामवेद contains hymns to be sung by a special class of Christ in psalm sacrifice. ये सामवेद में लिखे हुए जितने भी हाइमन्स हैं वो किसी प्राइस्ट के द्वारा संग किए हुए होते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेदा contains hymns that are followed in the ordinary sacrifices. जो ऑर्डिनरी सैक्रिफाइसेस में यूज होते थे contains, तो वो हाइमन्स इसमें होते हैं यजुर्वेदा। अथर्ववेदा में मैजिकल चार्म्स, इविल स्पिरिट्स, यानी जो काले जादू टोना वगैरह होते थे, इन सब से रिलेटेड हाइमन्स इसमें अथर्ववेदा में मिलते हैं। ओके, मेन फीचर्स ऑफ वैदिक पीरियड। अब हम वैदिक पीरियड में के मेन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जो वैदिक पीरियड है उसके बारे में हमें नॉलेज कहाँ से मिली? देखिए,
स्टार्टिंग टाइम में जो वैदिक लिटरेचर है वो राइटिंग फॉर्म में नहीं था, तो कैसे ट्रांसफर हुआ ये इतने लंबे टाइम पीरियड से, और अब तक कैसे ट्रांसफर हुआ? ओरली ट्रांसफर हुआ। जो उस समय के जो टीचर्स लोग होते थे वो अपने स्टूडेंट्स को ओरली ट्रांसफर करते थे। इस तरीके से वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ओरली ट्रांसफर होते रहे। उनको अच्छे से सिखाते थे और लर्न करवाते थे, और काफी लंबे समय के बाद इनको राइट डाउन किया गया। तो इस तरीके से ओरली ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है सोशल लाइफ। वैदिक एज के पीपल्स की सोशल लाइफ कैसी थी उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। नहीं सॉरी, टू ग्रेट इपिक्स, ये हमारा ये छूट गया। द टू ग्रेट इपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टू ग्रेट इपिक्स जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं। ये ऐसे वैदिक लिटरेचर हैं जो हमें उस समय के रिलीजियस कल्चर के बारे में ही नहीं, बल्कि उस समय के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सोशल कल्चर के बारे में भी हमें वैदिक लिटरेचर से इन टू ग्रेट इपिक्स के बारे में पता चल पाता है। अब इन लिटरेचर्स को किसने लिखा ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे 6th क्लास में, रामायण और महाभारत के बारे में। नेक्स्ट, सोशल लाइफ ऑफ वैदिक एज। किस प्रकार की फैमिलीज होती थी, किस प्रकार से कौन कौन लोग होते थे। तो जो सोशल लाइफ में जो फैमिली होती थी उसमें एक मेन हेड होता था जिसको कुलप्पा कहा जाता था। ओके, और पूरे परिवार को कंट्रोल करता था, मतलब सभी फैमिली मेंबर्स उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। और उस समय वैदिक एज में जो वुमेन्स थी उनकी कंडीशन कैसी थी? देखिए, वैदिक एज में वुमेन्स को एक रेस्पेक्टेड स्टेटस दिया जाता था, काफी मान सम्मान दिया जाता था। कोई भी रिलीजियस ओकेजन होता था तो उस समय वो बिना वुमेन के कंप्लीट उसको नहीं माना जाता था। नेक्स्ट, वर्ण सिस्टम। देखिए बेटा, उस समय जो लोगों की जो कैटेगराइज किया गया था, लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग, उनकी वेल्थ के अकॉर्डिंग। तो किन किन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? सबसे पहला था सबसे अपर कास्ट में, और जो सबसे ऊपर आते थे वो लोग होते थे प्राइस्ट और ब्राह्मण्स, क्योंकि ये जो बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करवाते थे तो उनमें सबसे ऊपर प्राइस्ट और ब्राह्मण लोग आते थे। उसके बाद आते थे क्षत्रिय। द क्षत्रिय, ये क्षत्रिय पीपल रूलर्स होते थे जो काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, पावरफुल लोग होते थे। ये क्षत्रिय वही कहलाते थे, और ये आर्मी में वॉर, ये मतलब युद्ध के समय इनकी मुख्य भूमिका रहती थी। उसके बाद आते हैं जना और वैश्य। अब जना और वैश्य उस समय के जो क्राफ्टमैन और जो फार्मर्स लोग होते थे ये उस कैटेगरी में आते थे। इन लोगों का मुख्य काम एग्रीकल्चर और डिफरेंट जो क्राफ्टिंग का काम होता था। ये लोग उस समय के ऑक्यूपेशन, उस टाइप के ऑक्यूपेशन करते थे। नेक्स्ट होते हैं दास, और जिनको दस्यु भी कहते हैं, दास और दस्यु। अब इन पीपल्स, ये उस सोशल लाइफ के सबसे निम्न यानी कि सबसे लोअर कैटेगरीज के पीपल इनको समझा जाता था। और ये लोग इनकी स्किन कलर के अकॉर्डिंग ही माना जाता था। जिनका स्किन कलर ब्लैक होता था या जो पुअर पीपल होते थे उन लोगों को इन कैटेगरीज में रखा जाता था। उनको कोई रिलीजियस ऑक्यूपेशन जैसे सैक्रिफाइसेस वगैरह इन ओकेजन्स में इनको शामिल नहीं होने दिया जाता था। ओके, और इनको किन किन कामों के लिए यूज किया जाता था? या तो अपने पास दासों को वर्कर्स के रूप में रखते थे, ये यहाँ दूसरे लोगों के यहाँ काम करते थे, या फिर उनको
जो वार होते थे उनमें लड़ाई करने के लिए इनको भेज देते थे, और इनको मतलब इनके लिए जो निम्न कैटेगरी के, बिल्कुल लो कैटेगरी के वर्ड्स इनके लिए यूज किए जाते थे। अब पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उस समय, जो किंग होते थे। अब ये किंग जो बाद में आए थे जो किंग, उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। ये कोई हेरिडेटरी वाला नहीं था कि पिता के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। इसमें क्या था कि विलेज में जो पावरफुल पर्सन होता था, जो काफी रेस्पेक्टेड थे या फिर जिसको अच्छी नॉलेज थी, उसको राजा बनाया जाता था। और ये लोग जब लड़ाई में जाते थे तो वो एज ए जनरल आगे रहता था। ओके, उस समय लोग जो वार होते थे वो किस बारे में होते थे, ये जो हर्डिंग सिस्टम होता था या फिर लैंड को लेकर, जैसे चारागाहों के लिए लैंड की कमी हो जाती थी तो वो उस लैंड को अपने ऑक्यूपाई करने के लिए उसको ये इस प्रकार से वार लड़े जाते थे, जमीन पर कब्जा करने के लिए या फिर वाटर के लिए। वाटर की कमी हो जाने की वजह से दूसरे के वाटर रिसोर्सेज पर अपना हक जताने के लिए, अपना राइट जताने के लिए इस प्रकार से ये वार होते थे। ये इनके मेन रीजन्स होते थे। अब जो वार्स में वेल्थ मिलती थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता था, देखिए बेटा, इसमें ज्यादातर जो वेल्थ होती थी वो रूलर्स लोग अपने पास, जो लीडर लोग होते थे वो अपने पास रख लेते थे। बचा हुआ कुछ वो टेम्पल्स में जो सेक्रीफाइसेस होते थे, जो रिलीजियस ऑक्यूपेशन होते थे, उनमें दे देते थे। ये किस रूप में देते थे, जैसे कि मिल्क, ग्रेन्स, घी, एनिमल्स, ये टेम्पल्स में सेक्रीफाइसेस के लिए कुछ ऐसे मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करवाते थे जिनसे गॉड गॉडेसेस को खुश किया जाता था। और जो अगर बाकी कुछ बचता तो वो जो कॉमन पीपल होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। इकोनॉमिक लाइफ में बेटा किस प्रकार से अपनी इकोनॉमिक को संभालते थे। लोग हर्डिंग करते थे, पशु पालते थे, चारागाह में उन पशुओं को चराते थे, फार्मिंग करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करते थे, जैसे कि जो जिस प्रकार का एग्रीकल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया जाता था उससे काफी डेवलप रूप था वैदिक एज में। और नेक्स्ट, कौन कौन से ऑक्यूपेशंस करते थे इस समय के लोग अपनी इकोनॉमिक की कंडीशन को डेवलप करने के लिए, जैसे क्राफ्टमैन का काम करते थे, कुछ लोग टूल्स बनाते थे, ब्रॉन्ज के टूल्स बनाते थे, और फिर कुछ जैसे बीवर्स हो गए, ये जो सोने, गोल्ड और सिल्वर का जो काम करते हैं जिनको हम सुनार कह देते हैं। तो ये डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थे। ये उस समय के अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ऐसे ऑक्यूपेशंस लोगों के द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन अदर कैलियोलिथिक सेटलमेंट्स। कैलियोलिथिक बस्तियों में विकास स्टार्ट हुआ। देखिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट में ये जो ऋग्वेद है इसका रचना हुई थी। तो इनमें जो रीजन आते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रीजन्स आते हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जैसे सबसे पहले आता है ये मैग्लिथ्स इन बरियल साइट्स। अभी मैग्लिथ्स मेगा वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एक बड़ा पत्थर। उस समय के जो पीपल्स थे, लोगों की डेथ होने के बाद उनको बरीड कर देते थे, दफना देते थे, साथ में उसके एक बड़ा पत्थर उसकी जो कब्र होती थी उसके पास लगा देते थे, जिससे उसको पहचाना जाता था कि किसी यहाँ पर किसी की बरियल साइट है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े मैग्लिथ्स, ये बड़े बड़े जो शिलाखंड पत्थर हैं,
इनसे पहचान होती थी कि यहाँ पर कोई बरियल साइट है। ओके, अब ये हमें कॉमन फीचर्स ऑफ बरियल साइट हमें पता कैसे लगता था? देखिए, एक तो ये जो मैग्लिथ्स होते थे, के जो बड़े बड़े चट्टान स्टोन बरियल साइट्स के पास रखे जाते थे, एक तो इससे पता चलता था। फिर दूसरा, जो बॉडी बरीड की जाती थी उसके पास कुछ थिंग्स रखी जाती थी, जैसे यूटेंसिल्स हुए या फिर कुछ जैसे कि चूड़ियाँ हुई या फिर कुछ खाने का सामान, ये कुछ ऐसी चीजें रखी जाती थी। और कुछ टूल्स भी होते थे और कुछ ऑर्नामेंट्स भी पाए जाते थे। तो ये सब कॉमन फीचर्स हैं कि उस समय की बरियल साइट्स को कैसे पहचाना जाता था। अब वी डिस्कस अबाउट द इनाम गांव इनसाइड द सब कॉन्टिनेंट। इनाम गांव ये एक साइट है, कैलियोलिथिक साइट है। वाइट, देखिए, इनाम गांव एक ऐसा रीजन है, एक महाराष्ट्र में भीम रिवर के पास ये रीजन पाया जाता है। अबाउट 3600 to 2700 बीसी लोग यहाँ पर रहते थे। अब इस टाइम में जो बरियल इनका वो था, यानी कि डेथ के बाद किस प्रकार से कि जो डेड बॉडी को किस प्रकार से बरीड किया जाता है, इसमें कैसा होता था कि उसको लिटाकर उसका जो हेड होता था वो नॉर्थ साइड में होता था और फिर उसको बरीड कर दिया जाता था। कई बार तो उनको हाउसेस के अंदर ही बरीड किया जाता था और उसके पास उसकी जो बॉडी होती थी, डेड बॉडी, उसके पास कुछ फूड आइटम्स, कुछ ऑर्नामेंट्स और या कुछ वाटर पॉट वगैरह ऐसी चीजें उनके पास रखे जाते थे। अब नेक्स्ट में ये जो इनाम गांव है महाराष्ट्र में, इसके ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे? इनाम गांव में जो आर्कियोलॉजिस्ट को जो रिमेन्स मिले हैं वो मिले हैं ग्रेन्स में मिले हैं व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स और बहुत से एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं, जैसे बफेलो हुआ, पिग हुए, काउज हुए, हॉर्सेज हुए, ब्लैक डियर हुआ। तो इस प्रकार से ये इनके रिमेन्स आर्कियोलॉजिस्ट को इनाम गांव में मिले हैं। ओके, सो दिस इज द आवर चैप्टर ऑफ वैदिक एज। थैंक यू।